जय हिंद। जैक बोर्ड क्लास 12 इतिहास का हम लोग इसमें वीकली टेस्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं आज। टोटल जिस तरह का पैटर्न आप लोग का वीकली टेस्ट का रहेगा सेम उसी तरह का पैटर्न पूरा देखने वाले हैं। टोटल 16 प्रश्न रहेगा और जिसमें कि 10 प्रश्न जो रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा 2-2 नंबर का। उसके बाद 2 प्रश्न जो है वो सब्जेक्टिव रहेगा 2-2 नंबर का। फिर 2 प्रश्न जो है सब्जेक्टिव 3-3 नंबर का रहेगा और फिर 2 प्रश्न जो है वो सब्जेक्टिव 5-5 नंबर का रहेगा। टोटल जो है 16 प्रश्न रहने वाला है। पूरा क्वेश्चन जो है एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का एग्जाम के लिए भी और वीकली टेस्ट के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोग का स्पेशल जैक बोर्ड का पूरे तरह से हर एक तरह का तैयारी करवाया जाता है, चाहे आप लोग को पीडीएफ नोट्स देना हो या फिर तो बुक को पढ़ाना हो, टॉपिक क्लियर करना हो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो, सारा मटेरियल मिलता है इस चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग के यहाँ ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए में रहेगा 2-2 नंबर का 10 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है ना। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के किनारे अवस्थित है, तो यहां हो जाएगा रावी। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि महावीर का जन्म है ना, महावीर जो जैन है, महावीर जैन का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, कुंडलवन, सारनाथ। तो कुंडलवन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न आता है कि अशोक के अभिलेख में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख किया गया है। तो अशोक का अभिलेख जो है उसमें जो है 4 तरह से मतलब प्रांतों को बांटा गया है, तो इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य जो है सबसे पहले फूट डालकर राज करो सबसे पहले कौन राजा जो था इसको अपनाया था। तो अजात शत्रु इसका सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर अजात शत्रु। नेक्स्ट आता है सिंधु घाटी सभ्यता जो समाज था वो समाज किस तरह के था, मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक या दोनों इनमें से कोई नहीं। तो मातृसत्तात्मक था, मतलब मातृसत्तात्मक मतलब माताओं को यहाँ ज्यादा मतलब वैल्यू दिया जाता था। नेक्स्ट आता है धम्म नीति का शुरुआत किसने की थी। धम्म नीति का सबसे पहले जो है वो शुरुआत जो है अशोक के द्वारा किया गया था, तो इसका अशोक सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल जो है वो किस राज्य में है ना। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख जो है बंदरगाह लोथल, और लोथल जो है वो किस राज्य में अवस्थित है, तो गुजरात में है, तो गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न आता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की है ना। पाटलिपुत्र जो है वो इसका स्थापना जो है बिंबिसार के पुत्र जो है ना उसको माना जाता है। तो यहाँ तो वो नाम है नहीं, अब तो बिंबिसार ही लग जाएगा कि इसी का खानदान का जो है वो पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। नेक्स्ट आता है हड़प्पा सभ्यता का जो है वो किस हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे का नर्तकी का प्रमाण मिला है, मतलब कांसा का नर्तकी जो था वो चीज साक्ष्य मिला है, सबूत मिला है किस जगह पर, तो मोहनजोदड़ो से मिला है, इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। आगे प्रश्न आता है 10 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता का भारत में हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा जगह जो है वो कौन सा जगह है। तो राखीगढ़ी जो है ना सबसे बड़ा जो है भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जगह है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव का जो है आप लोग का 10 प्रश्न था। आप लोग सेम डिटो पैटर्न जो है एकदम बिल्कुल जो है यही पैटर्न रहने वाला है। अब हम लोग सब्जेक्टिव को आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट को। तो यहाँ सेक्शन बी में 2 प्रश्न रहेगा 2-2 नंबर का। हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो पाकिस्तान में था, दक्षिण अफगानिस्तान में, गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये विकसित हुआ है हड़प्पा सभ्यता। उसी तरह मेगास्थनीज भारत में किस दरबार में आया था ना। मेगास्थनीज भारत के किस दरबार में आया था, मतलब किसके दरबार में, सॉरी किसके दरबार में होना चाहिए है ना। मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो भारत आया था। उसी तरह से आगे प्रश्न आता है 3-3 नंबर का 2 प्रश्न रहने वाला है। तो पहला प्रश्न है कि धम्म नीति क्या होता है। तो अपनी धम्म नीति के तहत अशोक जो था है ना, अपने अशोक जो था वो अहिंसा को बढ़ावा, मतलब जो है वो हिंसा नहीं करना है, अहिंसा मतलब कुछ भी जिंदगी जो जीना है वो बिना लड़ाई झगड़ा वाला जिंदगी जीना है, इसको बढ़ावा दिया था। और इसी क्रम में उसे कलिंग नरसंहार के बाद जो है वो बार बार पश्चात करते हुए बताया गया। देखिए कलिंग में क्या हुआ था, अशोक के द्वारा कलिंग में एक युद्ध लड़ा गया था, वो बोला था कि कलिंग को हम जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन उसको जीतने के चक्कर में बहुत बेकसूर लोग के मारा जाता है, बहुत सैनिक लोग मारे जाते हैं। तो उसके बाद इनका अशोक का जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है ना। तो इससे जनता के मन में प्रतिशोध की भावना पर लगाम लगा और विद्रोही चेतना में कमी आई थी, और धम्म नीति से जनता की नैतिकता में वृद्धि हुआ था और लोक व्यवस्था को बनाए रखने भी जो था वो आसान हो गया था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो यहाँ इसलिए जो है हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है क्योंकि ये सभ्यता जो था, इस सभ्यता का विकास जो है सिंधु नदी
है ना, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां के आसपास के क्षेत्र में इसका विकास हुआ था। सबसे पहला बात की हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो ये सभ्यता जो था ना, ये हड़प्पा सभ्यता जो था, इसका जो अधिकतर जो भाग है, अधिकतर भाग जो है सिंधु नदी के आसपास में ही है, सिंधु नदी के किनारा में है, अवस्थित है, और उनके आसपास में जो सहायक नदियां आते हैं उनके किनारे में बसा हुआ है। इसलिए इस सिंधु सभ्यता के नाम से भी, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इस सभ्यता में खुदाई हुआ था तो सबसे पहले वर्तमान पाकिस्तान में स्थित जो हड़प्पा नामक जगह था, वहां से मतलब इसका सभ्यता का मतलब खुदाई शुरू हुआ था, सबसे शुरू वहीं से हुआ था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3-3 नंबर 2 प्रश्न खत्म हुआ। अब जो प्रश्न आता है वो 5-5 नंबर का रहेगा, 2 प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग के एग्जाम में पूछा हुआ ये सब क्वेश्चन है, और हम वहीं से जो है देख के छांट के जो है आप लोग के लिए क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो मौर्य वंश का पतन के कारण क्या है ना, मौर्य वंश इतना ज्यादा फेमस हो चुका था, चंद्रगुप्त मौर्य इनका संस्थापक थे, अशोक थे, इतना विशाल मतलब महान सम्राट थे, तो इतना विशाल सेना रहते हुए भी जो है इसका पतन कैसे हुआ। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ कारण यहाँ समझेंगे कि मौर्य वंश का जो पतन होने के कारण क्या क्या था। तो मौर्य वंश के पतन के कारण निम्नलिखित परिणाम जो है, निम्नलिखित कारण था। सबसे पहला कि अशोक के बाद, है ना, जब सम्राट अशोक थे उनका बाद जो भी शासन आया होगा कमजोर शासन आया होगा, मतलब ज्यादा ताकतवर नहीं हो रहा होगा। अशोक के बाद मौर्य वंश में अधिकांश शासक जो है कमजोर हो गए थे, जिसके कारण जो है ये पहला रीजन था कि मतलब ये अंत हुआ। दूसरा कारण कि विस्तृत साम्राज्य के प्रशासनिक बोझ, मतलब जो है कि बहुत बड़ा साम्राज्य था और प्रशासनिक बहुत बड़ा क्षेत्र भी था, तो एक राजा को संभालने में बहुत दिक्कत हुआ होगा, इस वजह से जो था इसका पतन हुआ। तीसरा कारण आर्थिक समस्याएं, विशाल साम्राज्य बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा धन का आवश्यक पड़ेगा, और अशोक के धन नीति के कारण जो है सैन्य खर्च जो है वो बहुत ज्यादा जो था ना वो कमजोर हो चुका था, इस वजह से जो है वो पतन हुआ होगा। तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण है कि धार्मिक असंतोष, अशोक के द्वारा जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया गया था ना, अशोक के द्वारा राज्य में जो था वो बौद्ध धर्म को रूप में अपनाया गया था, और यह अन्य धार्मिक जो है समूह का असंतोष उत्पन्न हो गया होगा, ये वजह हुआ होगा कि मतलब ये का पतन होने का। उसी प्रकार जो है प्रादेशिक शासन में स्वायत्ता, साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में गवर्नरों तथा स्थानीय शासकों को केंद्रीय सत्ता को स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रयास में जो है ये चीज को खत्म किया गया होगा। नेक्स्ट जो आता है छठा पॉइंट की विदेशी आक्रमण, मौर्य वंश का पतन होने के कारण और भी कारण है कि मतलब जो विदेशी लोग जो है वो लोग आक्रमण क्या होगा, इस वजह से जो है ये जो था वो क्या हुआ होगा, पतन हुआ होगा। नेक्स्ट है आंतरिक विद्रोह या षड्यंत्र, आपने ही जो है घर में जिस तरह लड़ाई जो मतलब किया होगा, है ना, अंदर में ही मतलब अपने में राजा बनने के चक्कर में जो है वो खुद जो है वो षड्यंत्र रच रहा होगा, तो मौर्य साम्राज्य में आंतरिक विद्रोह के कारण भी जो है इसका पतन होने के कारण जो है माना जाता है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक आपदाएं और अकाल के कारण भी हो सकता है कि मतलब जो है पतन हुआ, तो प्राकृतिक आपदाएं अकाल भी मौर्य साम्राज्य के पतन होने के कारण माना जाता है, और ये आपदाएं जो है आर्थिक संकट जनसंख्या असंतोष क्या मतलब उत्पन्न हुआ होगा, ये वजह। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी है, अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख विशेषताओं का चर्चा करें, है ना, हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या प्रमुख विशेषता था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछता भी है। तो नगर योजना, है ना, हड़प्पा सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप में एक प्रमुख सभ्यता था, इसकी कुछ विशेषता भी है। नगर योजना, यहाँ का नगर योजना बहुत अच्छा था, है ना, हड़प्पा सभ्यता का नगरों की योजना अत्यंत सुविधा सुव्यवस्थित था, सड़क अच्छा था, है ना, सीधा और चौड़ी भी था, और ये गलियारा जो था किनारा पक्का मकान बना हुआ था। प्रमुख नगर इसका हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो, लोथल, चंद्रदुर्ग, ये कालीबंगन, ये सब प्रमुख नगर था इसके। नेक्स्ट है नालियों का और जल निकास व्यवस्था बहुत अच्छा था, हड़प्पा सभ्यता का जो है नगरीय सभ्यता माना जाता है, और यहाँ प्रत्येक घर से पानी निकालने के लिए नाली था, जो कि मुख्य नाली से जुड़ा हुआ था, मेन जो था एक नाली उससे जुड़ा हुआ रहता था। सार्वजनिक स्नानागार था, मतलब सबके नहाने के लिए एक सार्वजनिक जो था स्नानागार नहाने के लिए रहता था। मोहनजोदड़ो में स्थित विशाल बड़ा सा जो था वो स्नानागार नहाने के लिए था, जो कि यह ईंटा से बना हुआ था, और इसमें जल निकासी व्यवस्था भी अच्छा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में ईंट का प्रयोग किया जाता था, हड़प्पा सभ्यता में निर्माण के लिए जो है पक्का हुआ पक्का ईंट का प्रयोग किया जाता था। ये ईंट जो था ना वो मानकीकृति आकृति मतलब निर्माण अच्छा मतलब आकृति का होता था। वाणिज्य व्यापार भी अच्छा था, हड़प्पा सभ्यता में लोग जो था व्यापारी भी बहुत अच्छे से करते थे। मेसोपोटामिया और अन्य सभ्यता व्यापार से मतलब जुड़ा हुआ था ये जगह, और वे पानी जहाज से व्यापार करते थे, और बैलगाड़ी का जो था ना आसपास में बैलगाड़ी का भी उपयोग करते थे। वस्त्र आभूषण औजार ये सब का जो है व्यापार करते थे। लिपि और लेखन, लिखने के जो था हड़प्पा सभ्यता का अभी जो हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि का प्रयोग होता था, जो लिखा गया अभी तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक कोई भी नहीं उसको पढ़ पाया, लेकिन उपलब्ध अभिलेख से पता चलता है कि लिखने की कला उस समय था, मतलब वो लोग लिखता था। धार्मिक विश्वास और प्रथाएं भी था, धार्मिक विश्वास में क्या था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धार्मिक
धर्म पर विश्वास करते थे। खुदाई में मंदिर मिला है, मूर्ति मिला है, यज्ञ के कुंड मिला है, ये सारा चीज मिला हुआ है। और लास्ट आता है कृषि और पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है कृषि पर भी निर्भर थे। वे लोग गेहूं, जौ, तिल, मटर, ये सब का खेती करते थे और पशु पालते भी थे, गाय, बकरी, भैंस ये सब पालते थे। और हड़प्पा सभ्यता के और भी बहुत सारा ऐसा विशेषता था। तो थैंक यू, ये खत्म होता है ना। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल के साथ में आप लोग जुड़े रहिए, बहुत फायदा होगा इस चैनल से। स्पेशल जो है जैक बोर्ड के लिए बनाया गया ये।